डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दोनों देखेंगे यहाँ पर, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में कर लेंगे आप, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और 10 मिनट में खत्म कर देंगे आप इसे। क्या है बच्चों साइन वेव फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जब हमें इस बारे में पता कंफर्म चल गया, डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि वेव एक कोई भी पार्टिकल हो वो वेव नेचर रखता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, है ना, यानी कि पार्टिकल के साथ भी वेव अटैच है, डी ब्रोगली ने ये बता दिया और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, किसके थ्रू, डिवर्सजर्मर के थ्रू। तो तब सोडिंगर के मन में या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में सवाल आया कि वेव अगर हर एक पार्टिकल के साथ वेव अटैच है तो उसको ढूंढा कहाँ जाए फिर, यानी कि जैसा कि अगर इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के साथ तो एक वेव अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस हिस्से में कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी कहीं भी हो सकता है, इसको ढूंढे कैसे मतलब। तो यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन को ढूंढना ही तो अल्टीमेट पर्पस है इस यूनिट का, और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या पर्पस है, इलेक्ट्रॉन को की प्रिसाइज पोजीशन को फाइंड कर लेना। इतना काम जो हम कर पा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारी चीजों में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तब कर पा रहे हैं जब हमें प्रिसाइजली ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। और सोच के देखिए अगर हमें ये पता चल जाए प्रिसाइजली, जो कि अब पता चल रहा है क्वांटम कंप्यूटरिंग के थ्रू, यही तो है बच्चों, क्वांटम कंप्यूटर कौन बना रहा है, क्वांटम, बेसिक यही है बच्चों इसका। तो अगर हम प्रिसाइजली उसको फाइंड कर सके, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सके, तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं हमारी दुनिया, जो कि जा रही है क्वांटम कंप्यूटरिंग के थ्रू। तो बच्चों क्या काम है हमारा, हमारा काम है कि प्रिसाइज उसकी पोजीशन को फाइंड करना, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए श्रोडिंगर ने एक फंक्शन तैयार कर लिया साई, जो कि किसका फंक्शन है, पोजीशन ऑन टाइम का फंक्शन है। इसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी इसके बारे में, पार्टिकल के बारे में, जैसा कि भाई पार्टिकल कैसा हो, भाई हमें ढूंढना है उसको, तो कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों में, भाई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए वो। समझो एक कहानी छोटी सी बताऊं मैं, कोई बच्चा मिसिंग है ना, उसकी कंप्लेन लिखाने गए आप पुलिस स्टेशन, तो सबसे पहले पुलिस वाला क्या कहेगा, भाई उसका हुलिया तो दिखाओ, एक बार फोटो तो दिखाओ उसका, सही है, यानी कि एक तरीके का आप आइडेंटिटी दे रहे हैं उसे, यानी कि आधार कार्ड दो या फिर कुछ और चीज दो, उसके बारे में बताओ हमें, जब भी तो ढूंढेंगे ना किसी को। तो ऐसे ही बच्चों साई क्या है, किसी भी पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड ऐसा समझो। तो बच्चे जब उसके पास गए पुलिस स्टेशन में बच्चे की शिकायत लेके भाई ये मिसिंग है, तो क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा, उस बच्चे के पास अगर फोन होगा तो उसकी लास्ट लोकेशन फाइंड करेगा, है ना, कहाँ पर होगा वो, या फिर अब उनके पेरेंट्स से पूछेगा कि कहाँ पर मिसिंग हुआ है। यानी कि क्या फाइंड करना चाह रहे हैं वो, ये फाइंड करना चाह रहा है कि उसे पोजीशन मिल जाए उसकी, एटलीस्ट सिंगल वैल्यू एक मिल जाए पोजीशन की, जिससे उसे आसानी हो जाए ढूंढने में। जैसे कि उसने बता दिया कि मिनट में मिलेगा, तो ये क्या हो गई बच्चों, उसकी सिंगल वैल्यूड, यानी कि साई कैसा फंक्शन होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। चलो पता चल गया, फिर उसने कहा कि भाई मेरठ में भी कहाँ, भाई और भी प्रिसाइजली पता करो, पता चला कि एमआईटी में होगा वो, या फिर पता चला कि वो मेरठ के किसी मॉल में है, चलिए पता चल गया। लेकिन पता चला मेरठ के किसी मॉल के इधर और इधर जाने का रास्ता जो है दोनों कटे हुए हैं, तो कैसे जाएं, प्लेन से जा नहीं सकते उड़ के, बात समझ में आ रही है। तो क्या होना चाहिए, इसका रास्ता भी कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि साई कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड के साथ साथ कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तभी ढूंढेंगे हम इसे। तो यानी कि एक वेव फंक्शन में सारी की सारी प्रॉपर्टी को रख दिया किसने, कौन कर रहा था ये काम, सोडिंगर। समझ गए बात बच्चों। लेकिन फिर आए मैक्स बॉन्ड, मैक्स बॉन्ड ने इसको देखा साई को, और उन्होंने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया, मतलब सिंपल सा लॉजिक किया, भाई कोई भी फंक्शन होता है उसमें अल्फा प्लस आई बीटा होता है, यानी कि एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, बिल्कुल बात सही बात है। भाई साई में भी तो ये होगा, इमेजिनरी और रियल पार्ट होगा। तो बच्चों, और हमें इलेक्ट्रॉन को तसलियत में ढूंढना है, भाई मजाक कोई कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, भाई इमेजिनरी पार्ट को हटाना पड़ेगा, तो क्या करो, साई का मोड लेके स्क्वायर कर दो। ये किसने दिया है, मैक्स बॉन्ड ने, और इसको ये बात क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकती, और रियल होगी। तो क्या करेंगे, मोड क्या कर रहा है, पॉजिटिव होगी, और स्क्वायर क्या कर रहा है, आई स्क्वायर को हटा रहा है, यानी कि आई को हटा रहा है, इमेजिनरी पार्ट को हटा रहा है। ये किसने दिया है बच्चों, मैक्स बॉन्ड ने। तो मैक्स बॉन्ड ने क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल। ये रहा, डीवी क्या है, किसी वॉल्यूम में, एक्स ले लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, एक पोजीशन में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो।
सिंपल चीज है बच्चों, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, जान लिया किस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, किस तरीके से आया है। अब हम कहाँ पर चलते हैं, साई को यूज करके हमने फाइंड क्या करना है, साई को यूज करके हमने फाइंड करना है एक इक्वेशन, यानी कि एक एनर्जी की इक्वेशन। भाई उसके बारे में पता चल गया कि साई है हमारा, लेकिन उसकी एनर्जी भी तो पता हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर एनर्जी के बारे में हमें पता चल गया तो काम हो गया। भाई ये इक्वेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन या इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करना इन द फॉर्म ऑफ साई, और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं, एनर्जी का कंजर्वेशन है और कुछ नहीं है। तो क्या करना है बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लेंगे जनरल वेव इक्वेशन। भाई हमेशा वेव इक्वेशन से शुरू करना है, क्यों क्यों शुरू करना है, क्योंकि वेव ही तो है और वेव की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव अटैच है। तो क्या लेंगे, यूजिंग जनरल वेव इक्वेशन, यूजिंग जनरल वेव इक्वेशन। क्या होती है बच्चों जनरल वेव इक्वेशन, हमने पढ़ रखा है, ये होती है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डी स्क्वायर साई बाई डी टी का स्क्वायर। ये होती है बच्चों जनरल वेव इक्वेशन, बिल्कुल ये होती है, साई की फॉर्म में लिख दी हमने। चलो भाई इसका सोल्यूशन क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने देख रखा है, सोल्यूशन भी बहुत बार पढ़ रखा है सोल्यूशन, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है cos थीटा प्लस i sin थीटा में। लेकिन थीटा क्या होता है बच्चों, मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में, है ना बच्चों, क्या होता है थीटा, थीटा होता है फेज वेव का। अब वेव का फेज क्या होता है, y इक्वल टू sin kx माइनस ओमेगा टी, यानी कि क्या हुआ फेज kx माइनस ओमेगा टी। तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फॉर्म को आइलर फॉर्म में अगर हम खोलें, देखो बच्चों सिंपल था, देखो इसका सॉल्यूशन होगा साई इज इक्वल टू ए क्या ले रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ, इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर, शुरू से ही चलते हैं चलो, वेयर थीटा क्या है हमारा kx माइनस ओमेगा टी। इसे मैं मिटा दूंगा, ऐसा नहीं चलते हम, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कैसा होगा। साई इज इक्वल टू क्या आ गया, cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन kx माइनस ओमेगा टी। बच्चों आयलर ने इसका मेथड दे रखा है कि इसको लिखने का मेथड एक और है, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आई kx माइनस ओमेगा टी भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या आया, ये। तो सिंपल सा हमने क्या याद रखना है, ये याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, ये कहाँ से आया पता चल गया है। ये कहाँ से आता है बच्चों, ये आता है हमारे यहाँ से, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ से ही आता है। सब कुछ पता चल गया कहाँ से आया। अब इसे हटा देता हूँ क्योंकि हमने ये काम नहीं करना है, हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको सोल्व करना। क्या होगा सोल्यूशन, सोल्यूशन होगा इसका साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिंपल है बच्चों ये बात, चलो सिंपल है। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, भाई ये तो सोल्यूशन लिख दिया हमने, किस तरीके से लिखा वो भी बता दिया मैंने किस तरीके से लिखा है। देखो करना क्या है, हमारे पास एनर्जी क्या होती है, नोट करके लिखना है यहाँ पर, ये है ना, आप कॉपी पे नीचे ही लिखते जाना, मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या होता है बच्चों एनर्जी, एनर्जी यहाँ पता है क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिपेंड करेगी भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ बंद है, समझ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है बच्चों सिचुएशन पे। जैसे कि हम बच्चों छत पे चढ़ गए, है ना, 3 मंजिला छत पे चढ़ गए, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। अब हम ग्राउंड पे लेटे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती है ना वो, यानी कि सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जो भी सिनेरियो हो इसका। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ mv², हमें ये पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख लो, v लिख लिया मैंने, क्योंकि ये तो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलो इसको क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, हाफ m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो प्लस v, ये क्या आ गया p²/2m प्लस के v। यानी कि हमारा क्या काम है, अब हमारा ये काम है कि हमें इलेक्ट्रॉन की ये वाली चीज फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ साई, मतलब एनर्जी फाइंड करनी है और मोमेंटम फाइंड करना है। वी तो हमें दे रखेगा क्वेश्चन में, या फिर हमारा सिनेरियो होगा, पोजीशन जो भी हम जिस भी कंडीशन में इसको रखेंगे। तो क्या फाइंड करना है, ई और पी। लेकिन यहाँ देखना बच्चों, इस सॉल्यूशन में ना तो ई है ना पी है, तो हमारा काम चल जाएगा। फाइंड करना ये इन द फॉर्म ऑफ साई, साई ये रहा, साई में ई आ रहा ही नहीं, ना ई आ रहा ना पी आ रहा, तो क्या करें फिर,
साई को इन टर्म्स ऑफ ई एंड पी में बनाते हैं, बस यही काम है हमारा, और कुछ नहीं है, और तो बहुत ही सिंपल है। फिर साई को इन टर्म्स ऑफ ई और पी में बनाने का मेथड सीखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल क्या है, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2π/λ, और तो हमें पता ही है नहीं भाई, और तो और क्या रखोगे, ए तो एम्पलीट्यूड है ही, एक्स एस है ही, टी क्या है, टाइम है ही, एक्स पोजीशन है भाई, के और ओमेगा ही तो चेंज कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो के इज इक्वल टू क्या है, 2π/λ, और ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2π ये क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है बच्चों, वेव प्रोपोगेशन। अगर इनके बारे में नहीं जानते तो हमारी वेव ऑप्टिक्स की पहली वीडियो देख लो, है ना बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो, यूनिट नंबर 3 की, मजा आ जाएगा समझने में। चलो, साई इज इक्वल टू क्या होगा, रख दो वैल्यू, ए ई टू दी पावर आई, के की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 2π/λ इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह रख रहा हूं 2π इंटू टी, रख दिया। यहाँ से देखो 2π बाहर ले लो, चलो अभी मत लो, चाहे बाद में एक साथ ले लेंगे। अब भी नहीं आया, ना तो एक्स चमका मुझे, ना टी, ना तो ई चमका ना पी चमका, यहाँ पर नहीं चमका बिल्कुल भी, लेकिन अब धीरे धीरे देखो चमकना शुरू हो जाएगा तुम्हें, ई और पी। देखो कैसे, हमें पता है बच्चों एक और चीज, कि हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, देखो पी आ रहा है इसमें, तो लैम्डा की जगह एच अपॉन पी रख दूंगा मैं, पहली बात आ गई। और हमें ये भी पता है कि हमारा E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, ये किसने दे रखा, मैक्स प्लांक ने, तो यहाँ से बच्चों न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/h, देखो E भी चमक गया होगा, E न्यू में रखा हुआ है और P लैम्डा की फॉर्म में, तो इसमें रख दो सारी वैल्यू, इसमें रख दो सारी वैल्यूज, देखो क्या आएगा, साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई 2π, लैम्डा की वैल्यू क्या रखी है, h अपॉन पी, तो p कहाँ चला जाएगा ऊपर, h आ गया नीचे, लिख लूं ऐसे, इंटू एक्स लिख सकता हूं मैं ऐसे, माइनस 2π, न्यू की वैल्यू क्या है, E/h, यानी कि E इधर आ गया, h नीचे आ गया, इंटू टी, बात आ गई होगी समझ में। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2π/h पूरा कॉमन है, पूरा कॉमन ले लो, तो साई बराबर a e टू की पावर i 2π/h इंटू क्या बचा बच्चों अंदर, px माइनस ई टी। बात समझ में आ गई है, सबके आ गई होगी बात समझ, इसको कहाँ लिख लें, इसको इधर लिख लो कहीं, है ना बच्चों, यहाँ पर स्पेस हमें कम पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे सर। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई 2π/h इंटू पी एक्स माइनस ई टी। क्या हमारी इक्वेशन बच्चों ई और पी में बनानी थी, ई और पी में ना आ गई, मजा आ गया, ई और पी में आ गई, बस इससे ही काम करेंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कुछ तो नहीं मानी है भाई, नहीं मानी, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या फिर इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लो और इसको 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं मान लो ऐसे। आगे बच्चों बात समझ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर बात है। चलो अब मुझे 1 बाय 1 करके बताते रहो, क्या इस इक्वेशन से मुझे ई फाइंड करना है भाई, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो मैं अगर ये याद है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना, इसके बाद तो ये याद होना चाहिए ना बच्चों, तभी तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। बस रख दो वैल्यू, करते जाओ। अगर तुम्हें अब हमें निकालना है ई की वैल्यू, ठीक है, तो ई की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं बच्चों, ई किसके साथ रखा है, टी के साथ, तो इसे क्या करूंगा, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। देखो डिफरेंशिएशन करना सीखो जिसको नहीं आता, डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एज इट इज, भाई ये तो एज इट इज चलेगा, कांस्टेंट है, e की पावर आई 2π/h पी एक्स माइनस ई टी, भाई e की पावर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही होता है। एक वीडियो बच्चों इस पे ही बनाऊंगा मैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही क्यों होता है, मजा आएगा उस वीडियो में भी। चलो ये आई वैल्यू बच्चों कमेंट करके बताना कि जिसको चाहिए ये वीडियो। अगर तो बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में हमने करना है डिफरेंशिएशन इसे, तो क्या बचेगा, एक तो माइनस ई बचेगा और एक ये सारा कोफिशिएंट बचेगा जो आया, ये यहाँ पर बचा है 2π/h, भाई ये तो कांस्टेंट है, तो बचना ही बचना है, कुछ समझ में आ रही है बात, ऐसी आता है। चलो अब देखना बच्चों गौर से, ये क्या बन गया, ये हमारा साई ना रखा, ये रखना साई इक्वेशन 2 में, ये पूरा का पूरा साई नहीं है, तो इसे साई लिख दो, तो डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू साई, क्या बचा बच्चों वो लिख दो, माइनस के ई आई 2π/h
एच। क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है, सब कुछ इधर भेज दो भाई। ई फाइंड करना ना हमें, तो सब कुछ इधर भेज दिया। देखो क्या आया, 1/साई आया। यहाँ पर देखो नीचे भेज दो, एच ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, आई 2 पाई, और ये माइनस भी यहाँ पर आ गया। बातें समझ में आ रही है? डी साई बाई डी टी आ रही होगी बात समझ, मेरे ख्याल से कुछ कुछ। अब क्या करा बच्चों, ओपन नीचे आयोटा की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि माइनस साइन कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से। ओपन नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी, बस कुछ ना किया। और नीचे क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर 2 पाई डी साई बाई डी टी। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। -1 से -1 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, 1/साई आई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई डी साई बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। इसे निकाल के अलग रख लो, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही है बच्चों सारी? सिंपल चल रहा अभी तक काम, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलो अगला काम करते हैं। ऊपर से इसे हटाऊं, चलो कोई बात नहीं, यही कर लेंगे, यही कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही देखते हैं, यही हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों हमें, अब निकालना है पी का स्क्वायर। गौर से देखो यहाँ भाई, ये तो आ गया। अब क्या फाइंड करना है, पी का स्क्वायर फाइंड करना। तो पी का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे भाई, इक्वेशन 2 में पी कहाँ पर रखा है, एक्स के बराबर में। तो क्या करोगे, इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार पी आएगा, और फिर दोबारा एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो दोबारा एक और पी आएगा, तभी तो पी स्क्वायर बनेगा। तो इक्वेशन 2 का 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले एक बार करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। चलो नाउ डिफरेंशिएट of equation number 2 with respect to t। ठीक है बच्चों, ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंस नहीं, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t तो कर दिया ना यहाँ, ये कर दिया ना t। चलो क्या आएगा देख बताओ, d psi by dx is equal to a e to the power I 2 pi by h px माइनस et। ये आया, ये आएगा ही, इनटू यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा p, और ये कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही चलना ही है। क्या है कांस्टेंट, 2 पाई बाई h। बताओ ये बात समझ में आई क्या, सब बच्चों के समझ में आ गई होगी। ये आ गया, लेकिन इससे काम कोई चलेगा, मुझे तो पी स्क्वायर चाहिए ना। यहाँ देखो कर क्यों रहे हैं सारी कहानी, पी स्क्वायर चाहिए। तो क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन करो इसका, क्या आया, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ रहा बच्चों समझ, इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर, ये एज इट इज चलेगा, 2 पाई बाई एच पी एक्स माइनस ई टी। और बच्चों दोबारा ये सेम वैल्यू ना आएगी, तो इसका मतलब क्या है, p इंटू आई 2 पाई बाई एच का होल स्क्वायर लिख दूं भाई, दोबारा ना आएगा, ये सेम लिख सकता हूं मैं होल स्क्वायर। चलो ये आ गया। अब बच्चों ये क्या बना, ये फिर से साई बन गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। भाई देखो इक्वेशन 2 में साई नहीं है, बिल्कुल एज इट इज देख लो शायद, तो क्या बन गया साई, और ये क्या बचा उसे लिख दो, इसको खोल के लिख दो बच्चों, पी स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर जब खुलेगा तो माइनस देगा भाई, आई स्क्वायर खुलेगा तो माइनस पहले लगा लो। और यहाँ क्या बचा बच्चों, ये साई आ गया, ये क्या आया, पी स्क्वायर आया, ये क्या आया, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। बताओ बच्चों ये समझ में आ गई बात, क्या करा, ये तो साई बन गया। यहाँ से आई स्क्वायर आएगा जब खुलेगा तो -1 लगा दिया, पी स्क्वायर है ही 4 पाई का स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से क्या फाइंड करना, पी स्क्वायर, सारी वैल्यू नीचे पुट कर दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर बराबर आएगा, सारी नीचे ले जाओ वैल्यू, पहले तो माइनस लगा लो, 1/साई आ गया, एच स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया 4 पाई का स्क्वायर, भाई एच स्क्वायर यहाँ चला गया, 4 पाई स्क्वायर नीचे चला गया, ये एज इट इज डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमारी वैल्यू आ गई। सिंपल है बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब देखो क्या करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मैं ई की और पी स्क्वायर की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो हमें मिलेगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। किस किस की वैल्यू पुट कर दूं, ई की और पी स्क्वायर की दोनों की। क्यों,
क्योंकि ई की वैल्यू में देखो टी आ रहा है, तो टी तो रखना ही पड़ेगा, यानी कि टी की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी जब भी तो डिपेंडेंट बनाओगे टाइम के, तो यानी कि ई तो रखना ही पड़ेगा अगर टाइम डिपेंडेंट चाहिए, और पी स्क्वायर तो रखना ही पड़ता है हमेशा ही, पोजीशन तो चाहिए चाहिए, यानी कि पी स्क्वायर तो रखना ही रखना है। अब बनानी है अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो क्या करो, ई की वैल्यू ना पुट करके केवल पी स्क्वायर की पुट करो, टाइम इंडिपेंडेंट बन गई। इससे सिंपल सौदा नहीं मिलेगा कहीं भी, किसी भी चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, टाइम डिपेंडेंट बनानी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ द वैल्यू ऑफ ई एंड पी पुट इन इक्वेशन 1, नाउ द वैल्यूज ऑफ किस किस की, ई एंड पी स्क्वायर पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है बच्चों, 1 में। कर दो भाई 1 में पुट, देखो क्या आएगा, इसमें कर रहा हूं मैं पुट, क्या है ई, सबसे पहले ये पुट करो, 1 बाई साई आई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू, भाई 1/2 1/2 है, 1/2 पहले बाहर ही लिख लो, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि कंफ्यूजन हो गया। क्या लिखो, पी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू जो भी है वो लिख दो, 1/साई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां तक आ गए हम, और प्लस के वी है, प्लस क्या है बच्चों वी, समझ में आ रही है बच्चों ये बात, तो रख दो वैल्यू और इसको इसको सिंपली सोल्व कर दो, बात खत्म हो गई, बस आ गया टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये क्या है, 1/साई आई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई डी साई बाई डी टी, देखो इसके मल्टीप्लाई अंदर कराओ, माइनस के 1/साई मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर, यहाँ 8 एम पाई स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के वी आएगा बच्चों, ये बिल्कुल आएगा। अब इसको इधर ले जाकर लिख लो, देखो मैं एक दो चीजें एक साथ कर रहा हूँ, जब मैं इधर ला दूंगा इसे पॉजिटिव को, इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा, और क्या 1/साई कॉमन नहीं आएगा, आएगा, क्या मैं 1/साई को कॉमन लेके उधर भेज दूं, वी साई लिख दूं, इतने तो परमिशन दे दो करने की, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। चलो मैं दोबारा करता हूँ, कोई बात नहीं, 1/साई कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आ गया आई एच 2 पाई डी साई बाई डी टी प्लस यहाँ आ गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम पाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी। अब मैं साई की मल्टीप्लाई वहां करा दूं, बिल्कुल करा दो सर, यहाँ से हटा दो, फिर यहाँ से हटा दो सर, ये ही है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टीडी ऐसे लिखते हैं सर। कुछ दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जो करना वो कर लो। अब हम करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, कह रहे हैं बच्चों यही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन करते हैं, बस इधर कर दूंगा मैं, इसे मिटा दूंगा इस वाले पोर्शन को, बस क्या लिख दूं, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख कर दें। चलो भाई क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे करेंगे, अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, तो भाई इसमें ई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, अब केवल पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना, दोबारा कुछ नहीं करना। नाउ इक्वेशन 1 पुट ओनली द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, बस ये लिख दो यहाँ पर, हो गया काम। नाउ इन इक्वेशन 1 पुट ओनली द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4। इतना सिंपल क्यों बच्चों, टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है ना, तो इसमें तो टाइम आ रहा, अगर ई रख दिया तो फिर तो टाइम डिपेंडेंट बन जाएगी, तो इसे ई को नहीं रखना, बस बात खत्म हो गई, रख दो वैल्यू। देखो क्या आया, क्या आया बच्चों, ई बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू 2m में रखोगे तो सीधा मल्टीप्लाई करा के लिख दूं, -1/साई बाई 2m भी तो आएगा, 8 आ जाएगा, h का स्क्वायर यहाँ क्या गया 8 पाई स्क्वायर m सीधा लिख दिया मैंने, इनटू डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर आया यहाँ पर, है ना, प्लस के भी, सही बात है, बिल्कुल आ गया होगा समझ, इधर ले जाओ v को, ये क्या आ गया बच्चों,
सबको इधर ले जाओ उठाकर, तो क्या आया आया ये पॉजिटिव हो गया, एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो प्लस में क्या आएगा, ई माइनस बी लिख दूं इसे इज इक्वल टू 0। भाई ये आके माइनस हो गया है, हो गया। अब ये 1 अपॉन साई की मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, उसे 0 में फेंक दो, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही भी बंद कर दो तुम चाहे इसे, ऐसे ही छोड़ दो बंद करके, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। या क्या काम करो, इस पूरे को कॉमन ले लो, इस पूरे को कॉमन लेने का मतलब इस पूरे को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है, सही बात है। डी स्क्वायर क्या आया, देखो इस पूरे को कॉमन ले लिया, साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, डिवाइड करने का मतलब है 1 अपॉन में लिखना, यानी कि क्या होएगा, क्या आएगा बच्चों, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसे, कोई दिक्कत है बच्चों, ये भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये लिख लो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, जो भी लिखना लिख लो, ये काम आती है इसलिए ये लिखा है। किस में काम आएगी, अभी पार्टिकल इनबॉक्स में काम आएगी। बताओ मजा आ गया इसमें, इसमें कुछ है, इसमें नहीं करना भैया कुछ भी, क्या करना हमें, एक जनरल वेव इक्वेशन लेनी है, उसका सोल्यूशन है देख लेना, ये होता है इसका जनरल सोल्यूशन, साई इज इक्वल टू ए की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे ये तो बचपन से सुनते आ रही होंगे तुम, फेज होता है वेव का थीटा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू रख दी 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू रख दी 2 पाई न्यू, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी रख दी, न्यू की वैल्यू ई बाई क्या रख दी, ई बाई एच, बस कॉमन ले लिया, ई और पी में बन गया। अब हमें पता ही है टोटल एनर्जी होती है, टोटल टाइम डिपेंडेंट के लिए क्या करना है, ए की वैल्यू रख दो, पी स्क्वायर की रख दो, इंडिपेंडेंट के लिए ई की मत रखो, बात खत्म, ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। बताओ